इरोडो के कुछ क्वेश्चन जो कि जेई नीट और ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चंस को मैंने लिया है। तो यहाँ पे ये जो सवाल है इसमें कहा जा रहा है कि लाइट जब इंसिडेंट हो रही है वाटर सरफेस पे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे उनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो थीटा क्या होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम फिगर देखें तो सिंपली आपको ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, है ना। थीटा अगर इंसिडेंट एंगल मान लें तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ से तो म्यू यहाँ क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन आर, साइन आर और आर की जगह हम क्या लिख लेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हमें पता है कितना होता है, यहाँ दिया भी है 4/3। तो 4/3 की किसकी वैल्यू होती है, तो आपको याद होगा कि 53 डिग्री यानी कि 1053 डिग्री की वैल्यू यहाँ क्या होता है 4/3। तो हम कहेंगे कि जो थीटा होगा वो क्या होगा 53 डिग्री। तो यही था इस सवाल का जवाब। इस क्वेश्चन में आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं कि जो म्यू1 है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डेंसर मीडियम का, और डेंसर से रेयर की ओर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो म्यू2 मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, रेयर मीडियम का। तो रिलेटिव जो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि क्या है, तो म्यू1 अपॉन म्यू2 की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है x है। अब सबसे पहले क्रिटिकल जो साइन थीटा सी आर अगर निकालते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का। तो रेयर मीडियम के हमने क्या नाम दिया म्यू2 और डेंसर के लिए क्या है हमने माना है म्यू1। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा सी आर म्यू2 अपॉन म्यू1। तो ये उल्टा करके अगर आप लिख लें यानी कि यहाँ जो वैल्यू हमने सपोज किया है x, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जो है स्नेल्स लॉ ले लीजिए, है ना। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो म्यू1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या मिल जाएगा टेन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू2 बाई म्यू1। तो म्यू2 बाई म्यू1 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1/x। तो टेन थीटा अगर 1/x आ गया तो हम टेन थीटा किसके बराबर होता है p/b। तो यहाँ से हम h की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ आप देखो तो क्वेश्चन में आपको साइन थीटा सी आर अपॉन साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम साइन थीटा सी आर की जगह 1/x और जो नीचे है साइन थीटा मतलब p/h। तो p हमें तो 1 है और h हमने अभी निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ सारी वैल्यूज रखेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको याद होगा डेरिवेशन में हमने किया था कि जो प्रिज्म है उसके लिए जो मिनिमम डेविएशंस का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। और अगर प्रिज्म अगर काफ़ी थिन हो तो साइन थीटा यानी कि जो i की वैल्यू है काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, यानी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम साइन को हटा दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a। और डिटेल में डेरिवेशन मैंने आपको बता रखा, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो यही था इस सवाल का जवाब। ये क्वेश्चन भी प्रिज्म के मिनिमम डेविएशंस पे बेस्ड है और फॉर्मूला हमें पता है प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो मिनिमम डेविएशन है डेल्टा m वो किसके इक्वल है a के। तो आपको क्या निकालना है a की वैल्यू। तो कुछ भी है नहीं ना, डेल्टा m की जगह आप क्या रख दें a रख दें और म्यू जो है चूंकि ग्लास का 3/2 आपको पता है ना। वैसे भी रोडो के क्वेश्चन जब आप करें तो याद ही रख लें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का। तो यहाँ जब आप वैल्यूज रखोगे तो आपको a यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा। इस क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन निकालना तो बहुत ही आसान है क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है ही प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। तो यहाँ पे a आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया गया है 60 डिग्री, म्यू ग्लास का आप रखेंगे आपको सिंपली क्या है जाएगा डेल्टा m मिल जाएगा। प्रॉब्लम है डेल्टा मैक्सिमम निकालना। तो अगर आप यहाँ ग्राफ देखें तो हमने पढ़ा भी है कि जो डेल्टा डेविएशन होता है और i का, तो उसमें i 90 डिग्री पे जो डेविएशन है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है ना। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ अगर हम देखें तो i1 अगर हम मान लें कि 90 डिग्री है तो अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया i1 प्लस i2 माइनस a। तो यहाँ a की वैल्यू हमें पता है
I1 भी 90 डिग्री मिल चुका है, I2 की वैल्यू नहीं है, तो एक तरह से हमें I2 अगर मिल जाए तो हम मैक्सिमम डेविएशंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो I1 हमारा कितना है 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि R जो होगा R1 जो होगा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यानी कि साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/μ, है ना। तो यहाँ हम स्नेल्स लॉ से लिख भी सकते हैं। तो आपको कितना मिल जाएगा, ये यहाँ से आपको R1 मिल जाएगा। अच्छा, अब R1 मिल गया और फॉर्मूला हमें पता है कि A = R1 + R2 होता है, तो यहाँ R1 मिल चुका है, A क्वेश्चंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया गया है, यहाँ से हमें R2 मिल जाएगा। तो अब लास्ट स्टेप क्या करना है, स्नेल्स लॉ फिर से लगा दो, तो म्यू सेकेंड रिफ्रैक्शंस के लिए, तो म्यू = क्या हो जाएगा sin I2 / sin R2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा I2, और I2 की वैल्यू आप इक्वेशंस में रखेंगे, आपको मैक्सिमम डेविएशंस मिल जाए। इस क्वेश्चन में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल दे दिया गया है और आपको मिनिमम डेविएशंस भी एयर में, यानी कि जब प्रिज्म को हम एयर मीडियम में रखते हैं तो दे दिया गया है, और जब इस प्रिज्म को डिप करेंगे वाटर में तब पूछा गया है कि जो डेविएशन होगा मिनिमम डेविएशन वो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि वाटर के अंदर जो मिनिमम डेविएशन हो Δm' है, और प्रिज्म फॉर्मूला तो अपने पास है ही, तो क्या हो जाएगा μ = sin A + Δm/2 / sin A/2। तो यहाँ म्यू का हम किसका लेंगे, ग्लास, यानी कि प्रिज्म जो है वो ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, तो μ/ एयर का आप मान लीजिए 1 है, तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इक्वेशन 2 में अब चूंकि वाटर के रिस्पेक्ट में देखना है, तो म्यू जो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ग्लास का, यानी कि जो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है, अपॉन जो मीडियम है, मीडियम क्या है वाटर, यानी कि 4/3, तो μ/4/3 = sin A + Δm, Δm' मान लेते हैं, और नीचे आप sin A/2 ले लीजिए। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमें Δm' की वैल्यू मिल जाए। क्वेश्चंस में लाइट के दो जो है डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट पास हो रहा है, यानी कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है अलग अलग है, एक का मान लेते हैं μ1 है और एक का μ2, जो कि क्वेश्चंस में दे भी दिया गया है। यहाँ आपको निकालना है डेल्टा थीटा, मतलब उन दोनों के बीच जो मिनिमम डेविएशन होगा उसका डिफरेंस क्या होगा। तो प्रिज्म फॉर्मूला तो लेना ही लेना है, μ = sin A+ और Δm को यहाँ थीटा मान लेते हैं, तो θ/2 / sin A/2, हाँ ना, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब है कि चूंकि हमें डेल्टा थीटा चाहिए तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन, ये डेल्टा म्यू = साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, तो cos A + θ/2 / 2 sin A/2। अब यहाँ हमें इंटू डेल्टा थीटा, सॉरी, और डेल्टा थीटा तो हमें निकालना ही है, और डेल्टा म्यू हमें पता है, चूंकि μ1 μ2 दिया है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमें डेल्टा म्यू दे देगा। अब सवाल यहाँ ये है कि जो cos है, cos A + θ/2, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा। तो फिर से एक बार अगर हम प्रिज्म फॉर्मूला लगा लें, यानी कि μ = sin A + θ/2 / sin A/2, और क्रॉस कर दें, तो चूंकि A का वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चंस में दिया गया, और म्यू जो होगा यहाँ मीन वैल्यू ले लेना है ना, यानी कि μ1 + μ2/2 एवरेज वैल्यूज ले लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन की वैल्यू मिल जाएगा। अब जब साइन की वैल्यू मिल गया तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगा, कॉस मतलब cos A + θ/2 मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा थीटा मिल जाएगा। क्योंकि डेल्टा म्यू तो है ही हमारे पास, ए भी दे दिया गया है, तो कैलकुलेट कर लेंगे और हमें आंसर्स मिल जाएगा। यहाँ आपको फॉर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प से क्या प्रूव करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन का देखें, है ना, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल प्रूव करके देखते हैं। तो लाइट अगर मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ, पी यानी कि पी वो पॉइंट है जहाँ पे मिरर से स्ट्राइक करेगा, और पी से फिर वो बी तक जाएगा, तो उसका पाथ ए पी, तो ए पी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो ए पी बाई वी, और पी वी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो पी बी बाई वी, तो ये टाइम हो गया। फॉर्मेट प्रिंसिपल इतना ही कहता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो उस पाथ को फॉलो करता है जिसमें कि टाइम मिनिमम लगे। तो यहाँ क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और मिनिमा के लिए हमें पता है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी टी बाई डी एक्स की जगह यहाँ क्या रख देंगे, 0। तो बाकी सब ज्योमेट्री आप लगा के देखो तो ये प्रूव हो जाएगा कि आई यानी कि इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। कुछ ऐसे ही हम यहाँ पे रिफ्रैक्शंस के लिए भी क्या करेंगे, लाइट जो है मान लेते हैं एक मीडियम में स्पीड v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड v2 है, तो क्या हो जाएगा ap बाई v1 एक टाइम हो गया, और दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा pb अपॉन v2, है ना। और v1 और v2 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, म्यू c अपॉन म्यू, है ना, तो c अपॉन म्यू1 हो जाएगा, और v2 की जगह क्या लगेगा, c बाई म्यू2। फिर से वही काम करना है आपको, dt बाई dx क्या कर देना है, डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है, चूंकि हमें टाइम मिनिमम चाहिए। तो यहाँ से हमें एक तरह से स्नेल्स लॉ प्रूव हो जाएगा, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो फॉर्मेट प्रिंसिपल यही कहता है कि टाइम मिनिमम लगेगा, चाहे लाइट किसी भी पाथ से जाए वो मिनिमम टाइम को फॉलो करता है। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में केवल रे डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। तो बेसिक जो हमारे को रूल्स है वो हमें पता है। तो क्या करना है कि सबसे पहले आप लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है तो वो रे जो है कितना एंगल बना रहा है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नॉर्मल के लिए हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करवाना है। अब जो रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा और जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड होगा, है ना। तो इस तरह से हमें जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका डायग्राम मिल जाएगा। तो यही काम आप कनकेव के लिए भी कर लें और यही काम आप कन्वेक्स के लिए कर लें। मतलब सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें और रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है वो तो दिया गया है। आप जितने एंगल से वो रे नॉर्मल के साथ बना रहा है उतने एंगल से आप क्या करवा लें, उसको रिफ्लेक्ट करवा लें। तो ये डायग्राम आपको आसानी से बना लोगे। दूसरा जो पार्ट है उसमें आपको मिरर जो है उसकी पोजीशन पूछा गया है। तो सबसे पहले नेचर पता लगा लें। तो यहाँ आप देखें तो फर्स्ट पार्ट में जो है इन्वर्टेड इमेज है और इनलार्ज है। हमें पता है कि ये केवल कनकेव मिरर ही फॉर्म कर सकता है। तो हमें पता चल गया कि नेचर ऑफ जो है मिरर क्या होगा। और दूसरे पार्ट को भी अगर देख लें तो इसमें क्या है, इरेक्ट इमेज दिखा रहा है और वो क्या है, डिमिनिश्ड है। हमें पता है कि इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कौन फॉर्म कर सकता है, कन्वेक्स मिरर। तो नेचर ऑफ मिरर का पता चल गया। बाकी पोजीशंस आप यहाँ फिगर में देख ही रहेंगे। तो इस तरह से हम रे डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इरोडो के इस क्वेश्चंस में आपको कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और दे दिया गया है एक इन्फॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो दिया गया है L 15 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन दे दिया गया -2। तो -2 का मतलब ये हुआ कि जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ट्वाइस होना चाहिए, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, तभी तो इमेज का साइज डबल होगा। तो मान लेते हैं कि इमेज 2x है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है। तो 2x - x एक तरह से 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से x कितना आ गया 15, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो u हमारे को -15 ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड रखा हुआ और इमेज भी उसी साइड बन रहा है। तो इमेज 2x यानी कि -30 सेंटीमीटर होगा। तो u और v दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। आप रखेंगे लेंस फॉर्मूले में तो आपको यहाँ f फोकल लेंथ मिल जाएगा। कितना मिल रहा है, -10 सेंटीमीटर। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि अब जब हम इस ऐसे पोजिशंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिससे कि उसका मैग्निफिकेशन जो है वो 0.5 यानी कि हाफ हो जाता है। तो हमें पता है कि जो पोजीशन होगा वो बिवाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ऑब्जेक्ट का, है ना, तभी डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा। तो मान लो कि अगर x जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चूंकि डिमिनिश्ड हाफ हो रहा है तो x/2 हो गया, है ना। और साइन माइनस ले लेंगे चूंकि दोनों लेफ्ट साइड है। तो आप लेंस फॉर्मूले में एक वैल्यूज रख दो, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। मतलब u की जगह -x और v की जगह -x/2। अब कहा जा रहा है कि सेकंड पोजीशंस पे ये जब हम प्लेस करते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। इसका मतलब है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्लाइटली अवे ही शिफ्ट करेंगे। यानी कि अगर x है तो 5 सेंटीमीटर अगर आप शिफ्ट करते हैं तो x + 5 हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो मैग्निफिकेशन है वो 1/4 हो जाता है, मतलब इमेज डिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यहाँ पे हम x + 5 मान लें तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x + 5/4, है ना। और दोनों में माइनस लगा लेंगे क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड है और लेंस फॉर्मूले में वैल्यूज आप रखेंगे, है ना। यानी कि u की जगह क्या रखेंगे, x + 5 और v की जगह क्या रखेंगे, -x + 5/4। तो यहाँ हमारे पास दो अननोन है x और f, दोनों इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, यानी कि वैल्यू आपको x और f का मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चंस में आपको थिक कन्वेक्स बायो कन्वेक्स लेंस दिया गया है, मतलब दोनों साइड कन्वेक्स है और उसकी थिकनेस है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट लेंस में का फॉर्मूला ना लगा के सिंगल रिफ्रैक्शन के लिए काम करेंगे। मतलब सिंगल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r। तो यहाँ u आपको दे दिया गया है ना, -20 - q क्योंकि लेफ्ट साइड है, μ1 μ2 भी दे दिया गया है। तो यहाँ से v आपको मिल जाएगा कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि अब जो सेकेंड सरफेस के लिए ये एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब चूंकि थिकनेस जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है बायोकन्वेक्स लेंस का, तो ये थिकनेस 5 को अगर हम माइनस कर दें तो सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। और राइट साइड है तो हम प्लस ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और फिर से एक बार रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस का फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। इस बार केवल क्या हो जाएगा, μ1 और μ2 इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप u की जगह आप रख देंगे -25 और रेडियस ऑफ कर्वेचर चूंकि ये इधर
इधर इस साइड है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो U पॉजिटिव और V R जो है आप निगेटिव रख देंगे तो फाइनली जो है आपको क्या आ जाएगा, फाइनल इमेज की पोजीशन। तो यही इस सवाल का जवाब था। क्वेश्चंस में आपको एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और दूसरी ओर स्क्रीन है जहां पे शार्प इमेज फॉर्म करना है। अब क्वेश्चंस में दिया गया कि 18 सेंटीमीटर अगर स्क्रीन को क्लोजर लाया जाए मतलब लेंस के, तो ऑब्जेक्ट की क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड है और यहाँ पे दो अलग अलग पोजीशंस जो लेंस की होगी उस पर एक शार्प इमेज जो है कहाँ पे बन रहा है, स्क्रीन पे। आपको याद होगा इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग फोकल लेंथ के लिए निकाले थे, क्या था, F = d² - x² अपॉन 4d, जहाँ d क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू द स्क्रीन, और x यहाँ क्या हो गया, x जो हो गया दो डिफरेंट जो पोजिशंस है लेंस की उसके बीच का वो गैप हो गया। तो यहाँ क्वेश्चंस में आपको x दे ही दिया गया है, 30 दिया गया है, d 90 दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कहा गया कि जो दो पोजीशंस है उसमें से जो मैग्निफिकेशंस हो रहा है एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ सोचना है कि मान लेते हैं कि एक पोजीशन जो है वो है x0 ऑब्जेक्ट की, तो चूंकि इमेज 4 टाइम्स हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इमेज डिस्टेंस जो होगा वो 4x0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x0 + 4x0 अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो क्या हो गया, 5x0 = 90, मतलब x0 कितना हो गया, x0 90/5 यानी कि 18 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से अगर दूसरा पोजीशन अगर हम y मान लें तो चूंकि इसका 1/4 हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो y + y/4 चूंकि इमेज डिस्टेंस y/4 हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस y + y/4 कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ से y आपको आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम x0 में y अगर माइनस कर दें या y में x0 माइनस कर दें तो आपको वो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज आ जाएगा। कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला है ही, फिर से आप वैल्यूज रख दें, है ना, यानी कि तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का। ये भी क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मेथड पे ही बेस्ड है। आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशंस होता है वो किसके इक्वल होता है, √I1 × I2, जहां I1 और I2 जो है वो क्या हो गया, दो डायमेंशंस हो गया उनके इमेजेस का, यानी कि डिफरेंट पोजीशंस पे। तो I1 I2 इस क्वेश्चन में दे दिया गया और O यानी कि ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस निकालना है। तो सिंपली आप वैल्यूज रखेंगे, आपको जो है O यानी कि ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपको दो लेंस दिया गया है, एक कनकेव और कन्वेक्स, और दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडिसेस भी दे दिया गया है, और कहा गया है कि इन दोनों को अगर हम कांटेक्ट में एक साथ लाएं और इनको वाटर के अंदर डिप करें तो इनका कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा। तो फॉर्मूला तो हमें पता है कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ अगर हम f मान लें तो 1/f = क्या होगा, 1/f1 + 1/f2, जहाँ f1 और f2 क्या है, दोनों का इंडिविजुअल फोकल लेंथ है। तो लेंस मेकर फॉर्मूले की मदद से अगर हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं तो क्या फॉर्मूला है, 1/f = म्यू क्या हो जाएगा, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 (1/r1 - 1/r2).
तो यहाँ म्यू भी दिया गया है, मीडियम में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 आप ले लेंगे, है ना, R1 R2 भी दिया गया। तो यहाँ से आप F1 और F2 निकाल लेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूले की मदद से F1 F2 निकाल लेंगे, और जब आप फाइनली इक्वेशंस में रखेंगे F1 और F2 की वैल्यू, तो आपको कंबाइंड फोकल लेंथ मिल जाएगा। इस क्वेश्चंस में क्या किया गया है कि कन्वेक्स लेंस के एक साइड को पॉलिश कर दिया गया है। आपको याद होगा मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम पॉलिश करते हैं तो वो सरफेस जो है वो एक तरह से मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो लाइट जो है एक बार एंटर करेगा, है ना, लेंस के थ्रू, और फिर वहाँ रिफ्लेक्शन होगा, जो पॉलिश सरफेस है वो मिरर की तरह बिहेव करेगा, और फिर वो जब रिफ्लेक्ट होगा तो लेंस के थ्रू वो बाहर निकलेगा, यानी कि रिफ्रैक्ट होगा। तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पे एक तरह से 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है और 1 बार रिफ्लेक्शन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें आप जब भी कॉन्वेक्स लेंस को पेंट करते हैं तो वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि 2 लेंस हो और एक मिरर हो। तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 2/fl, यानी कि fl मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस, प्लस 1/fm, fm मतलब मिरर का, है ना, मिरर का फोकल लेंथ। तो यहाँ पे मिरर का फोकल लेंथ तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा, है ना, और लेंस का हमें लेंस मेकर फॉर्मूले से मिल जाएगा, यानी कि 1/f इज इक्वल टू म्यू जो है लेंस का आप ले लेते हैं μ2, और मीडियम का μ1 मान लें, तो μ2/μ1 - 1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ से आपको कंबाइंड फोकल लेंथ मिल जाएगा, और यही इस सवाल का जवाब था। डिटेल में मैंने एक वीडियोस बनाया है जिसमें इस कॉन्सेप्ट को समझाया है कि जब भी आप किसी भी लेंस को पॉलिश करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका कंबाइंड जो न्यू फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ ये था इसका आंसर। इस क्वेश्चन में आपको 3 लेंस दिया गया है, और फिगर देख रहे होंगे 2 कन्वेक्स लेंस है और दोनों के बीच में जो है एक कनकेव लेंस है, और तीनों लेंस के बीच जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। 2 क्वेश्चन है। पहला पार्ट है जब लाइट पैरेलल जाएगा तो उसका फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है। तो जब मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस से फाइनली पैरेलल लाइट जाएगा तो फोकस पे बनेगा, है ना। अब चूंकि फोकल लेंथ यहाँ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। तो 10 सेंटीमीटर पे एग्जैक्ट दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि वहाँ पे I1 इमेज मान लेते हैं। अब कनकेव के लिए वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि 5 अगर गैप है तो 5 माइनस कर दें तो 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसके लिए, कॉन्केव के लिए। फोकल लेंथ है यहाँ पे -10 दिया गया है ना, लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, आपको कितना आ रहा है, V 10 सेंटीमीटर, मतलब I2 जो इमेज फॉर्म करेगा कनकेव वो कहाँ पे करेगा, +10 सेंटीमीटर पे। अब जो कन्वेक्स लेंस यानी तीसरा जो लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, +5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर से लेंस फॉर्मूला आप लगा लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, फाइनल इमेज की पोजीशन कितना आ रहा है, 10/3 यानी कि 3.33 सेंटीमीटर। तो ये तो एक पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि सिमेट्री का मतलब है कि अगर कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस रखा गया है तो दूसरा जो कन्वेक्स लेंस है उससे x सेंटीमीटर पे ही फाइनल इमेज फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम दोनों कन्वेक्स लेंस के लिए काम कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट जो लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने x माना है, तो लेंस फॉर्मूले की मदद से आपको क्या मिल जाएगा, V1, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह से इक्वेशन जो है दूसरा जो बनाएंगे वो थर्ड लेंस के लिए बनाएंगे, क्योंकि उसका इमेज डिस्टेंस भी हमें v एक तरह से हमें क्या पता है, x पता है। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, u3 मिल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम फाइनली कनकेव लेंस के लिए काम करेंगे। तो ध्यान से देखो फिगर को, तो कनकेव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, u2, वो क्या हो जाएगा, तो आप जो इमेज डिस्टेंस है पहले का यानी कि v1 में आप -5 कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। और जो इमेज डिस्टेंस होगा यानी कि v2 वो कितना होगा, तो आप यहाँ पे जो आपने निकाला था u3 उसमें आप क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। फिर से आप लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है, वैल्यूज रखिएगा, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चंस में आपको पावर ऑफ लेंस इन एयर दिया गया है और इनसाइड द लिक्विड लेंस का पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, 1/f इज इक्वल टू क्या है, μ-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। तो 1/f को हम क्या लिख सकते हैं, पावर, यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो एक बार हम सिर्फ किसके लिए काम कर लेते हैं, यानी कि एयर के लिए। तो एयर के लिए क्या हो जाएगा, तो μ-1, तो म्यू हो जाएगा लेंस का 1.5, है ना, और इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और जो लिक्विड में हम डिप करेंगे तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
जाएगा तो P पावर यानी 1/f को हम P लिख सकते हैं, है ना, पावर इन लिक्विड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो म्यू हम लेंस का 1.5 और मीडियम कितना दिया गया 1.7, तो 1.5 बाई 1.7 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1/r1 माइनस 1/r2 जो है एक जैसा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ से आपको पावर इन अ लिक्विड मिल जाएगा। यही इस सवाल का जवाब था। ये तो एक पार्ट है। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि लेंस को इस तरह से रखा गया कि एक साइड जो है एयर है और दूसरा साइड वाटर है। तो यहाँ पे क्या करना है, चूंकि पावर हमें मिल चुका है एयर में, तो यहाँ पे जो लेंस मेकअप फॉर्मूला में वैल्यूज रख के हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले निकाल लेंगे। अब चूंकि दोनों सरफेस का मीडियम अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लेंस मेकअप फॉर्मूला की मदद ना लेके हम रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस का कॉन्सेप्ट लेंगे। मान लेते हैं लाइट जो है एयर से पैरेलली पास हो रही है ना, तो फाइनली जो है फाइनल जो इमेज है फोकस पे बनेगा। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट सरफेस यानी कि एयर के साइड अगर हम चले तो फॉर्मूला क्या हो गया, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यहाँ μ2 ग्लास का ले लेंगे और μ1 एयर का ले लेंगे, है ना, और इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। और चूंकि पैरेलल लाइट हमने लिया है तो u की जगह हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी। अब जो यहाँ इमेज बना v1 वो दूसरे सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो फिर से एक बार हम क्या करेंगे, सिंगल रिफ्रैक्शंस के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन इस बार आप क्या रखेंगे, है ना, तो μ2 की जगह हम क्या रखेंगे, वाटर का, और μ1 की जगह क्या रखेंगे, खुद ग्लास का, क्योंकि ग्लास से अब वाटर की ओर जा रहा है। तो फाइनली यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, v2, और v2 क्या होगा, तो v2 f के इक्वल होगा, है ना। चूंकि लाइट अगर पैरेलल पास हो रहा है तो वो फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा, फोकस पे। तो यहाँ से हमें फोकस मिल गया और उसका उल्टा कर देंगे तो हमें पावर भी मिल जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और 3 वेव इक्वेशंस दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम सबको या तो साइन फंक्शन में ले आते हैं या सभी को कॉस में। तो चूंकि यहाँ y2 जो है क्या दिया है 2a sin ओमेगा t, तो हम सभी फंक्शंस को क्या ले आते हैं, साइन के फॉर्म में ले आते हैं। तो y1 जो है वो कितना दिया है, a cos ओमेगा t, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a sin ओमेगा t प्लस π/2, है ना। उसी तरह से y3 जो है 1.5 a इंटू साइन ओमेगा t प्लस π/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी cos ओमेगा t प्लस π/3, तो इसको साइन के फॉर्म में लाएंगे तो हम प्लस π/2 ऐड कर देंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब क्या करना है, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ओमेगा टी का, चूंकि क्वेश्चन में सबका तीनों सेम ही डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं, तो जो y2 है वो ओमेगा टी है, तो इसका एम्पलीट्यूड 2a हो गया, और जो y1 है वो 90 से लीड कर रहा है ना। तो एक तरह से एज और 2a के बीच में एंगल कितना हो गया, 90, यानी फेज कितना हो गया, 90 हो गया। और तीसरा जो y3 है वो कितना हो जाएगा, तो π/3 प्लस 90, यानी कि 90 के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3 मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ अब इजिली जो है हम इनका क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है कि सभी को हम एक फंक्शन या तो साइन के फॉर्म में ले आए या तो कॉस के फॉर्म में, और उसको हम रिजॉल्व करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है लाइट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, और हमें पता है कि यहाँ पे मिरर का जो सेटअप होता है, तो अगर डी डिस्टेंस ऊपर रखा गया है ना, तो जो सेकेंडरी सोर्स है वो मिरर का इमेज होता है, और एक तरह से वो डी डिस्टेंस बिलो फॉर्म होता है। तो जो सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज हो गया, क्या हो गया, 2t। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी, जहाँ कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्वियस है स्क्रीन टू कोहेरेंट सोर्स हो गया, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और स्मॉल डी यहाँ ना लिखे क्या ले लेंगे, 2d, क्योंकि दो कोहेरेंट सोर्स के बीच में सेपरेशन क्या है, 2d है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम डेल्टा एच अगर हम शिफ्ट करते हैं मिरर से किसको, कोहेरेंट सोर्स को, तो ऑब्वियस है कि इमेज डिस्टेंस भी इधर पीछे की ओर यानी कि डेल्टा एच ही शिफ्ट होगा। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा गया कि जो फ्रिंज विड्थ है 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अब चूंकि डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ओमेगा अपॉन 1.5, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, अब जो डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू डी प्लस डेल्टा एच, है ना। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, और यहाँ चूंकि डेल्टा एच दिया हुआ है, सारी वैल्यूज दिया हुआ है, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें लैम्डा मिल जाए। ये जो सवाल है ये पूछा गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टिफनेस पे, जब हम टी थिकनेस का जो है रेक्टेंगुलर स्लैब जो है जब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जिस सिल्ट के आगे हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमें पता है कि उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ हमने आपको याद होगा जो थ्योरी पोर्शंस हम लोग किए थे, वहाँ हमने बताया था कि जो पाथ डिफरेंस होगा ड्यू टू स्लैब वो क्या हो जाएगा, तो μ-1 इंटू टी हो जाएगा।
और ये जो पाथ डिफरेंस है ये किसके इक्वल होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में d sin थीटा। तो यहाँ sin थीटा चूंकि काफी स्मॉल है तो sin थीटा को अप्रॉक्स tan थीटा लिखेंगे एंड tan थीटा क्या हो जाएगा y अपॉन d, कैपिटल D है ना, जहाँ कैपिटल D क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स टू स्क्रीन हो गया। तो यहाँ से y यानी कि जो शिफ्टनेस है y का हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, क्या हो गया, तो वो क्रॉस कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, और क्रॉस कर देंगे तो d कैपिटल D ऊपर चला जाएगा और स्मॉल d नीचे आ जाएगा। अब तो कुछ रहा नहीं, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे और आपको y यानी कि शिफ्टनेस मिल जाएगा। ये भी सवाल जो है शिफ्टनेस पे ही बेस्ड है। आप फिगर में देख रहे होंगे यहाँ दो ट्यूब दिया गया है, एक के अंदर एयर फिलअप है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, और दूसरे के अंदर अमोनिया गैस दिया गया है। तो यहाँ इन दोनों की वजह से हमें पता है कि जो है शिफ्ट होगा, और जो नेट शिफ्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, तो μ2 माइनस μ1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहाँ हमने μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमोनिया गैस का माना है और μ1 एयर का आपको दिया गया है। तो यहाँ μ2 हमें केवल कैलकुलेट करना है। तो ये जो शिफ्टनेस है किसके इक्वल होगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया गया 17th फ्रीज यानी 17 ओमेगा के इक्वल होगा, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ आप देखें तो स्मॉल डी कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, वेवलेंथ आपको दिया ही गया है ना, तो इजीली हमें यहाँ μ2 मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक थिन फिल्म दिया जाता है और लाइट को जो है वहां से पास करवाया जाता है, और हमें पता है कि यहाँ पे लाइट पार्सली रिफ्लेक्ट भी होगा, रिफ्रैक्ट भी होगा, और दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, एक टोटली ट्रांसमिशन के लिए और एक बार टोटली रिफ्लेक्शंस के लिए। जैसा कि यहाँ रिफ्लेक्शंस के लिए पूछा गया है, तो एक लाइट जो है वो सबसे पहले मान लेते हैं कि फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होगा, है ना, और वो पार्सली वो रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रे 1 मान लेते हैं, और जो लाइट है जो रिफ्रैक्ट होगा वो फिर सेकेंड बाउंड्री पे वंस अगेन एक बार रिफ्लेक्शन होगा और फर्स्ट बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा। तो फाइनली हमें टोटल जो है वो रिफ्लेक्शंस लाइट 1 और 2 आपको दिख रहा होगा। अब है कि यहाँ पे दो चीज देखना है, एक पाथ डिफरेंस देखना है और एक फेज डिफरेंस देखना है। तो लाइट जब भी रेयर से डेंसर में टकराएगा तो पाथ डिफरेंस पाई का हो जाएगा, और डेंसर से रेयर में टकराएगा तो फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो जो 1 लाइट है वो क्या है, रेयर से डेंसर जा रहा है तो पाई फेज डिफरेंस हो चुका है ना, और सेकेंड लाइट जो है वो जो पास हो रहा है वो एक तरह से डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो फेज डिफरेंस तो होगा नहीं, तो केवल क्या होगा, पाथ डिफरेंस। तो इनसाइड अगर आप देखें तो कितना पाथ डिफरेंस हो गया, तो AB और BC और म्यू टाइम्स होगा, यानी कि म्यू AB प्लस BC ये पाथ डिफरेंस हो गया। अब माइनस AD कर देंगे तो ये पाथ डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो मोस्ट इंटेंसिव मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो चूंकि पाई का फेज डिफरेंस हो चुका है तो अब हम यहाँ पे जो लेंगे 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी कि पाथ डिफरेंस लेंगे, एक तरह का डिस्ट्रक्टिव का, है ना। तो उल्टा आप देख लें, जब भी पाई का फेज डिफरेंस है तो हम n लैम्डा ना लेके क्या लेंगे, 2n-1 लैम्डा बाई 2 का ले लेंगे, क्योंकि पाई का फेज डिफरेंस पहले ही हो चुका है। बाकी अब यहाँ कुछ रहा नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आपको आंसर मिल जाए। ये क्वेश्चंस भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, तो हम डायरेक्ट वहां से हेल्प ले लेते हैं। तो जो पाथ डिफरेंस आया था थिन फिल्म की वजह से कितना आया था, तो म्यू इंटू AB प्लस BC माइनस AD, और स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड के लिए क्या आएगा, तो 2n, तो यहाँ n को n1 मान लेते हैं, तो 2n1-1 इंटू लैम्डा 1/2, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं एक वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए। और दूसरे वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए कहा गया कि नॉट रिफ्लेक्टेड एट ऑल, मतलब एक तरह से डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से पाथ डिफरेंस वही होगा, यानी कि म्यू इंटू AB प्लस BC माइनस AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार n2 इंटू लैम्डा 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, यानी कि n1 की जो है 1 2 3 जो है वैल्यू अलग अलग रखेंगे, और जो वैल्यू कॉमन आएगा, यानी कि t का वैल्यूज हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो जो मिनिमम और कॉमन वैल्यू आएगा वही आपका जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें ग्लास प्लेट को एक मटेरियल से कोटेड किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है √μ है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में फिर से एक बार टोटली रिफ्लेक्शंस के लिए आपको पूछा गया, और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या कहा गया कि 0 हो, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो लाइट आप देख रहे हो जब पास हो रहा है तो दोनों जो रे ऑफ लाइट है वो एक तरह से रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, चूंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जो कोटेड किया गया उसका √μ है। तो दोनों ही यानी कि 1 और 2 अगर मान लें, है ना, रे ऑफ लाइट है, तो दोनों का पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब है
है कि फेज डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब हम यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव का जो मिनिमा का कॉन्सेप्ट है वो ले लेंगे, यानी कि 2n+1 λ/2, जहाँ n कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, और ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो 2t है ना, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोटेड जो मटेरियल का वो कितना दिया है, √μ स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू 2t जो होगा वो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2n+1 इंटू λ/2। तो यहाँ आपको चूंकि t निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शार्पनेस जो है रोस्ट हो, यानी कि बहुत ही खराब हो, तो ये तभी हो सकता है जब एक वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करे, तो दूसरा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसी पोजीशंस पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करे। मतलब एक तरह से जो दोनों ही वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होगा एक ही पॉइंट पे वो क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ हम पहले लाइट को हम वेवलेंथ को अगर हम λ1 मान लें तो उसका जो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, n λ1 हो जाएगा, और दूसरा चूंकि सेम पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, 2n-1 λ2/2 है ना। तो ये अगर इन दोनों को अगर इक्वल कर ले तो यहाँ से n की वैल्यू जो कि क्वेश्चन पे पूछा गया है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है सिंगल सेल्ट डिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, और हमें पता है कि लाइट अगर सिंगल सेल्ट से नॉर्मली पास होती है तो सेंटर पे मैक्सिमा मिलता है और दोनों साइड जो है वो क्या मिलता है, मिनिमा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो यहाँ आपको जो b sin थीटा होगा, जहाँ b क्या है सेल्ट का विड्थ, तो b sin थीटा n लैम्डा की इक्वल हो जाएगा है ना। फर्स्ट मिनिमा के लिए चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो n की जगह हम 1 रख दें तो b sin थीटा किसके इक्वल होगा, लैम्डा के। लेकिन कहा जा रहा है कि लाइट को नॉर्मली ना पास करवा के उससे हम थीटा नॉट एंगल इन 30 डिग्री से पास करवा रहे, तो अब जो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा पाथ का वो कितना हो जाएगा, तो b sin थीटा, एक बार तो हम b sin थीटा में माइनस कर देंगे b sin थीटा नॉट है ना, और दूसरी बार हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि b sin थीटा नॉट में हम माइनस कर देंगे b sin थीटा को। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दो वैल्यू आपको जो है किसका मिल जाएगा, थीटा का मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन में पूछा। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस की ही तरह है, और y मिनिमम का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। क्या आया था, 1.22 लैम्डा इंटू L अपॉन कैपिटल D। यहाँ D जो है डायमीटर ऑफ द मिरर आपको दे दिया गया है, और L स्मॉल l यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन मून टू द अर्थ है ना, और वेवलेंथ भी आपको दे ही दिया गया है। तो सारी वैल्यूज आप रख दीजिए, आपको y मिनिमम मिल जाएगा। इस क्वेश्चंस में आपको निकालना है मिनिमम सेपरेशन विच कैन बी रिजॉल्व बाय माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या था वो, तो d मिनिमम इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन Na, जहां Na क्या हो गया, न्यूमेरिकल एपरेचर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एपरेचर्स की वैल्यू दे दिया गया है और लैम्डा भी आपको दे दिया गया है। तो सॉल्व कर लेंगे, आपको d मिनिमम मिल जाएगा।